नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे नाम की जिनका असर सिर्फ कविताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कला, शिक्षा और इंसानियत के हर पहलू तक फैला हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। चलिए उनके जीवन और विरासत की इस कहानी को शुरू करते हैं। सोच कर देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही इंसान दो दो देशों का राष्ट्रगान लिखे? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन ये सच है। और यही एक बात टैगोर के असाधारण कद को समझने के लिए काफी है, और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर कौन थी ये शख्स। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? आइए उनके बचपन में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे उनकी बिल्कुल अलग तरह की परवरिश ने उनकी इस अनोखी प्रतिभा को शक्ल दी। टैगोर का जन्म हुआ कोलकाता के मशहूर जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में। अब ये सिर्फ एक घर नहीं था, समझ लीजिए ये उस वक्त बंगाल की कला और साहित्य का केंद्र था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर खुद एक बड़े दार्शनिक थे और घर में कवियों, कलाकारों, बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता था। जरा सोचिए, एक बच्चे के लिए ऐसे माहौल में पलना बढ़ना कैसा रहा होगा। चारों तरफ बस रचनात्मकता ही रचनात्मकता। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। जिस इंसान ने शिक्षा पर इतना काम किया, उसे खुद स्कूल जाना कभी पसंद नहीं आया। हाँ, उन्हें लगता था कि ये जो औपचारिक स्कूली शिक्षा है ना, ये तो रचनात्मकता को जंजीरों में बांध देती है। इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अपना रास्ता खुद बनाया। प्रकृति से सीखा, खुद पढ़कर सीखा। तो ये उनके शुरुआती जीवन के कुछ अहम साल हैं। देखिए, 1878 में उन्हें बैरिस्टर बनाने के लिए इंग्लैंड भेजा तो गया, पर उनका मन वहाँ कहाँ लगना था। वो औपचारिक पढ़ाई, वो सब उनके लिए नहीं था। उनका दिल तो साहित्य और कला में बसता था। तो बस वो जल्दी ही भारत लौट आए, जहाँ उनका असली सफ़र शुरू होने वाला था। पर जिंदगी सिर्फ कामयाबियों का नाम नहीं है। उनके जीवन में बहुत दुख भी थे। बहुत ही कम समय के अंदर उन्होंने अपनी पत्नी, दो बच्चों और फिर अपने पिता को खो दिया। इन गहरे जख्मों ने, इन त्रासदियों ने उनके लेखन को एक ऐसी भावनात्मक गहराई दी जो उनके बाद के हर काम में, हर शब्द में हमें महसूस होती है। अब चलते हैं उनके जीवन के उस दौर की तरफ जिसने उन्हें पूरी दुनिया में पहचान दिलाई, उनकी सबसे बड़ी साहित्यिक कामयाबी की तरफ। और इस कामयाबी का नाम था गीतांजलि। ये सिर्फ कविताओं की एक किताब नहीं है, नहीं, ये एक रूहानी सफ़र है। इसकी कविताएं इंसान, कुदरत और उस ऊपर वाले के बीच के रिश्ते को इतने आसान और इतने प्यारे शब्दों में बयां करती हैं कि वो सीधे दिल में उतर जाती हैं। और फिर आया साल 1913। ये साल सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे एशिया के इतिहास में दर्ज होने वाला था। जी हां, गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार। वो ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय ही नहीं, बल्कि पहले एशियाई थे। सोचिए, उस वक्त जब भारत गुलाम था, ये कितनी कितनी बड़ी बात थी। ये एक ऐसा पल था जब पूरी दुनिया ने एक भारतीय लेखक की कलम का लोहा माना। पर टैगोर सिर्फ एक कवि नहीं थे। दुनिया भर में नाम कमाने के बाद भी उनकी जड़ें हमेशा अपने देश की मिट्टी से जुड़ी रहीं। अब बात करते हैं उनके उस रूप की जिसने उन्हें भारत की ज़मीर की आवाज़ बना दिया। उनका असर कितना गहरा था, इसका सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि आज भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला दोनों उन्हीं की लिखी रचनाएं हैं। इतिहास में वो अकेले ऐसे इंसान हैं जिन्हें ये अनोखा सम्मान मिला है। फिर आया साल 1919 और वो दिल दहला देने वाली घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस नरसंहार ने टैगोर के मन पर इतनी गहरी चोट की कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम उठाया। देखिए, अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें 1915 में नाइटहुड का सम्मान दिया था, एक बहुत बड़ी उपाधि। लेकिन जलियांवाला बाग के बाद उन्होंने वाइसरॉय को एक सख्त चिट्ठी लिखी और वो सम्मान वापस कर दिया। ये कदम उनके जबरदस्त नैतिक साहस और अपने लोगों के साथ खड़े होने के उनके जज्बे को दिखाता है। लेकिन टैगोर का दायरा सिर्फ साहित्य और राजनीति तक ही नहीं था। उनका एक बहुत बड़ा सपना था शिक्षा के तरीकों में क्रांति लाने का। और तो और, उनकी रचनात्मकता उन्हें कला के एक बिल्कुल नए मैदान में भी ले गई। जैसा कि हमने पहले बात की, वो पारंपरिक शिक्षा को तो एक बंधन मानते थे। उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। वो चाहते थे कि पढ़ाई ऐसी हो जहां लोग प्रकृति से सीखें, कला से सीखें और आज़ादी से सोचें। और जानते हैं, इसी सोच से जन्म हुआ विश्व भारती विश्वविद्यालय का।
और उनकी रचनात्मकता की तो कोई हद ही नहीं थी। क्या कोई यकीन करेगा कि 50 साल की उम्र के बाद उन्होंने पेंटिंग करना शुरू किया और 2000 से ज़्यादा पेंटिंग्स बना दी। मतलब ये उनकी कमाल की प्रतिभा का एक और सबूत है। वो सही मायनों में एक वैश्विक नागरिक थे। अमेरिका, चीन, रूस ऐसे 30 से भी ज़्यादा देशों का उन्होंने दौरा किया और वहाँ वो सिर्फ एक मेहमान बनकर नहीं गए, बल्कि शांति और इंसानियत का पैगाम लेकर गए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? टैगोर हमारे लिए आखिर क्या विरासत छोड़कर गए हैं? चलिए उनके इस विशाल योगदान को समेटने की कोशिश करते हैं। उनकी लिखने और संगीत की दुनिया तो एक समंदर की तरह है। गोरा जैसे शानदार उपन्यास, गीतांजलि जैसी कविताएं और 2000 से भी ज्यादा गीत जिन्हें आज भी बंगाल में रविंद्र संगीत के नाम से जाना और गाया जाता है। अगर उनके दर्शन को समझना हो तो उसके केंद्र में कुछ चीजें हैं। इंसानियत में अटूट विश्वास, प्रकृति से गहरा लगाव, शिक्षा को जिंदगी की बुनियाद मानना और कला के हर रूप में महारत। यही वो बातें हैं जो आज भी दुनिया भर में लोगों को प्रेरणा देती हैं। तो आखिर में यही कहा जा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो अपने आप में एक पूरा दौर थे, एक युग। संस्कृति और सोच पर उनका जो असर है वो बेमिसाल है और हमेशा रहेगा। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, आज की इस भागदौड़ और उलझनों से भरी दुनिया में टैगोर की कौन सी बात हमारे लिए सबसे जरूरी है? इंसानियत पर उनका भरोसा, प्रकृति से उनका जुड़ाव, या फिर पढ़ाई को लेकर उनकी वो क्रांतिकारी सोच? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। RBL एकेडमी, हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें, एग्जामपीडिया।